आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एफ कैश प्रोग्राम को लेकर आई एक रिपोर्ट से। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ जहां एमआरएफए और SC57 को लेकर डिबेट चल रही है तो अचानक से एफ कैश को लेकर क्या ऐसी खबर आ गई। दरअसल खबर ऐसी ही है और इस खबर का संबंध भारत से भी है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, अगर आप एफ कैश प्रोग्राम यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम, जो कि बेसिकली एक यूरोपियन प्रोग्राम है जहां पर फ्रांस, जर्मनी और कई देश मिलकर के इसको विकसित कर रहे हैं, इसको लेकर 2025 के अंत तक एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जितने भी हर्डल्स हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और 2026 जनवरी इस प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स को पार करके जनवरी 2026 तक इसमें आम सहमति बननी थी। लेकिन एक बार फिर से, अब आप इसको दुर्भाग्य कह लीजिए या फिर एक निराशाजनक खबर कह लीजिए, कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो जनवरी 2026 में भी बातचीत हुई, इसका कोई आधार निकला नहीं, इसका कोई समाधान निकला नहीं। यानी कि इसने जनवरी 2026 की डेडलाइन को मिस कर दिया है। अब अभी तक आप समझ ना पा रहे होंगे कि आखिरकार इसका भारत से क्या संबंध है। थोड़ा रुकिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, ऑफिशियल्स दोनों तरफ के प्रयासरत हैं कि इसको दुनिया के सामने ऐसा प्रदर्शित किया जाए कि यह प्रोग्राम कोलैप्स नहीं होगा, बल्कि आम सहमति बनने के बाद जो बर्लिन की अप्रोच है, जो फ्रांस की अप्रोच है, ये रंग लाएंगी और एक उन्नत 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार किया जाएगा। वहीं इसके उलट अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी पहले से ही शायद एक समझदारी का स्टेप उठा रहा है। जर्मनी ने ऑलरेडी स्वीडन के साप के साथ मिलकर के एक नए फाइटर जेट को लेकर बातचीत शुरू करी है और जर्मनी इस प्रोग्राम को एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर रख रहा है। रिपोर्ट ये भी इमर्ज हो रही है कि ऑलरेडी एयरबस और साप के बीच में एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर को लेकर डिस्कशन चल रहा है और जर्मनी उसको बैकअप प्लान के तौर पर देख रहा है कि इन केस अगर एफ कैश फेल हुआ तो फिर उनके पास दूसरे ऑप्शन क्या होंगे। और बाकायदा स्वीडन ने तो अपने इस नए एयरक्राफ्ट पे काम भी शुरू कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें स्वीडन के इस नए सीरीज की, तो वो इसको एफ सीरीज के तौर पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एफ कैश प्रोग्राम में आखिरकार समस्या क्या है? देखिए, समस्या काफी सिंपल है। यहाँ पर समस्या हो रही है वर्क शेयर को लेकर के, आईपीआर को लेकर के, और उसी को लेकर बातचीत चल रही है। एफ कैश प्रोग्राम जो कि एक उन्नत 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, उसको लेकर मल्टीपल जो डिस्कशंस हैं वो चल चुके हैं, लेकिन उनका आज तक कोई आधार नहीं निकला है। हालिया जो डिस्कशन हुआ था बर्लिन और पेरिस के बीच में, उसमें इंडस्ट्रियल लीडरशिप, वर्क शेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और प्रोग्राम गवर्नेंस को लेकर बातचीत हुई थी और दोनों देशों ने अपने अपने पक्ष रखे थे कि हमें इतने % शेयर चाहिए, हमें ये काम करना है, ये काम ऐसे होगा। लेकिन इसमें आम सहमति बनाने में वो सक्षम रहे और जो लेटेस्ट डेडलाइन है ये भी मिस हो चुकी है और इसके बाद से इस प्रोग्राम के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं जर्मन साइड इस समय एक नए अप्रोच को लेकर इंटरेस्टेड है। जर्मन साइड ने फ्रांस को इस चीज की जानकारी दी है कि अब उन्हें शायद किसी नए पार्टनर को इस पे इन्वॉल्व करना चाहिए जो उनकी सहायता कर सके। और ऐसे में जर्मन साइड ने इस डिस्कशन को शुरू कर दिया है कि क्यों ना हम भारत को इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करें। जी हाँ, जर्मनी की तरफ से ये अप्रोच देखने को मिली है कि वो भारत के साथ फॉर्मल टॉक शुरू कर सकते हैं फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को लेकर के। हालांकि यहाँ पर या तो एक ऑब्जर्वर के तौर पर भारत इसको ज्वाइन करेगा या फुल पार्टनर के तौर पे भी एफ कैश प्रोग्राम को भारत ज्वाइन कर सकता है, इसकी पूर्ण संभावना है। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि एफ कैश से जुड़ी ये रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें काफी हद तक फ्रांस ने अभी अपनी हामी भरी है। हालांकि ये चीजें अभी ऑफिशियल नहीं हुई हैं, लेकिन आपने मल्टीपल रिपोर्ट सुन रखी है पहले से भी कि एफ कैश के लिए और टेम्पेस्ट के लिए, दोनों प्रोग्राम के लिए भारत को ऑब्जर्वर या फुल पार्टनर के तौर पर जो आने का आमंत्रण है वो भेजा गया है। अब इस पे भारत का क्या स्टैंड होगा, जर्मनी भारत को कैसे कन्विंस करेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है, अगर जर्मनी भारत को कभी एफ कैश के लिए इनवाइट करे तो क्या भारत को जाना चाहिए? आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली रिपोर्ट में बात कर लेते हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में। कल हमने शॉर्ट में आपको बताया कि पिनाका को एक एक्सपोर्ट सक्सेस जो मिली है उसका प्रमाण हमें देखने को मिला, जहां पर भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के रॉकेट हैं, इनको फ्लैग ऑफ किया गया और ये आर्मेनिया के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल अगर हम पूरा प्रकरण समझने की कोशिश करें तो कल 2 बड़े काम हुए। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की जो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है नागपुर में, उसको इनॉग्रेट करते हैं और यहाँ पर प्राइवेट जो डिफेंस सेक्टर है
इसकी जो रीच है उसको बढ़ाने के लिए ये फैसिलिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि इस नई फैसिलिटी में हमें 30 mm के जो एम्यूनिशन है ये बनते दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा ये फैसिलिटी जो है पिनाका रॉकेट सिस्टम जो कि 75 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखते हैं, उनके लिए भी जो निर्माण के कार्य है वो पूरा करेगी। यानी कि सोलर ग्रुप की जो पकड़ है भारत के डिफेंस सेक्टर में वो लगातार बड़ी होती जा रही है। और इसी इनॉग्रेशन के दौरान उन्होंने जो पहला एक्सपोर्ट बैच है गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम का अर्मेनिया के लिए, जिसकी लागत 2000 करोड़ रुपए की है, उसको फ्लैग ऑफ भी किया है। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि अर्मेनिया ने भारत से अनगाइडेड जो पिनाका रॉकेट्स हैं इनकी मांग करी थी और डील को फाइनलाइज किया था। और अर्मेनिया के लिए तो ये एक मेजर अपग्रेड से कम नहीं है, लेकिन इसने भारत के डिफेंस पोर्टफोलियो में या खाली डिफेंस एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में चार चांद लगा दिया था। और इसी के लिए अब भारत ने जो इन रॉकेट्स का बैच है ये अर्मेनिया को भेजना शुरू भी कर दिया है। एक तरफ जहां ये डेवलपमेंट चल ही रहा था, तो वहीं आईआईटी मद्रास ने भी पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका जो घोषणा है वो कर दी है, जिसके बाद से कैसे ये रॉकेट सिस्टम अब हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। दरअसल एक तरफ जहां रक्षा मंत्री जी ने नई फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है और जो पहले बैच है रॉकेट के इनको एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया है, तो वहीं इन्हीं रॉकेट्स के लिए एक नया आधार, एक नई जो उम्मीद है वो आईआईटी मद्रास से आई है। आईआईटी मद्रास ने रिपोर्ट्स में क्लियर कर दिया है कि वो रैमजेट असिस्टेड जो आर्टिलरी शेल्स हैं इनको बनाने के बाद अब अपना ध्यान जो BM-21 ग्रैड है और पिनाका है इन पर केंद्रित करने वाली है। और ये ध्यान केंद्रित किया जा रहा है फिलहाल पहले BM-21 में, जहां पर 122 mm के रैमजेट पावर्ड जो रॉकेट हैं वो BM-21 के लिए बनाए जाएंगे। और एक बार जब उनका सक्सेसफुल इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद सेम टेक्नोलॉजी 214 mm के जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इनमें भी अडॉप्ट की जाएगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि आईआईटी मद्रास की बात माने होगा वो होगा इनकी रेंज में। इनकी रेंज सिग्निफिकेंटली काफी बढ़ेगी और सबसे खास बात तो ये है कि इनकी एक्यूरेसी और टर्मिनल स्पीड भी काफी ज्यादा हो जाएगी। यानी हाई स्पीड के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे अटैक करने की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। आईआईटी मद्रास का ये कहना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन अपग्रेड्स के बाद या इन रैमजेट असिस्टेड रॉकेट आर्टिलरी के बाद इनकी कैपेबिलिटी में कोई फर्क पड़ने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आईआईटी मद्रास ये क्लियर कर चुकी है कि वो जो भी अपग्रेड करने वाले हैं इससे इसकी एग्जिस्टिंग मोबिलिटी, सॉल्वो डेंसिटी, सैचुरेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम इनकी रेंज, इनकी एक्यूरेसी और इनकी ताकत को बढ़ाएं। यानी कि पिनाका कोर हो या फिर BM-21 ग्रैड हो, इसको लेकर आने वाले भविष्य में हमें बहुत सारी जो नई चीजें हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। और निसंदेह इन अपग्रेड्स के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर पाएंगे और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। और निसंदेह आईआईटी मद्रास जिस प्रकार से काम कर रही है वो इस काम को भी रिकॉर्ड समय में पूरा करेंगे। आप आईआईटी मद्रास के इस इनिशिएटिव के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।